बताइए अब क्या व्यू बन रहा है इन स्टॉक्स पर? गुड आफ्टरनून आलोक। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग जब आना है तो जहाँ प्रॉफिट है वहीं आएगा। और सुमित ने बहुत ही बढ़िया आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं, जहाँ अ, अगर 14 का पी था एक साल पहले और पीक पे 70 का था, तो आज अभी भी वो 50 पे है, तो मतलब अभी भी जगह है थोड़ी सी जाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले साल वाले पी वापस आएंगे, बट जो पी एक्सपेंशन बहुत गजब तरीके से हुआ है, इसमें इतनी लिक्विडिटी का फ्लो आने की वजह से, एक फैंसी आने की वजह से, अ, उस वजह से जो पी एक्सपेंशन हुआ है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा। और जैसे अगर इसको समय लगता है ये पी एक्सपेंशन को वापस रिवर्स होने में, तो अनुज होता क्या है कि ईपीएस ग्रोथ आ जाती है। तो अगर 2 क्वार्टर की ईपीएस ग्रोथ आ गई तो आपके पी मल्टीपल्स भी धीरे धीरे रीजनेबल लेवल में आना शुरू हो जाएंगे। जल्दबाजी आपको दोनों साइड नहीं करनी है, ना बेचने की करनी है ना लेने की करनी है। अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एक बार बेचने के बाद साइकोलॉजिकली क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आपने कोई स्टॉक बेचा ये सोच के आप नीचे लेंगे और आप रोज नए निचले स्तरों की वेट करते रहते हैं और वो कभी होता नहीं है। सो जो लोग लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के साथ लेके बैठे हैं उनको तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी वो होगी। और कई स्टॉक्स में तो अभी बहुत चाल बाकी, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बाकी है। आप देखिए, जो मॉइल की बात की है आपने, आरसीएफ की बात की है आपने, कुछ कंपनीज है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जिस शायद लिस्ट में नहीं था नाम, बट अगर आप उसका परफॉर्मेंस देखें तो इस टाइप की कंपनीज में परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होना ही है, तो पीई भी कभी ना कभी आएगा। हाँ, एक उछले स्तरों पे या ऊंचाइयों पे जो आया था वो शायद वापस ना दिखे कुछ समय के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परफॉर्मेंस इशू पीएसयूज में आना है, कि ऐसी पॉलिसी चेंज या सरकार का रुख बदलना या इनके मार्केट साइड में जो ग्रोथ के आसार हैं वो कोई बदल गए हो। इनफैक्ट रोज ही हम देख रहे थे कोई ना कोई हिंदुस्तानी कंपनी, भारत की कोई पीएसयू इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेके आ रही है, चाहे वो सऊदी से हो, कतर से हो, श्रीलंका से हो। तो इस टाइप का जब ग्रोथ आपके पास है तो इतनी परफॉर्मेंस की एंजाइटी होनी नहीं चाहिए। हाँ, पी मल्टीपल्स री रेट हो रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है या आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं तो। बट परफॉर्मेंस को लेके कोई चिंता नहीं है, सिर्फ पी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात है। ओके, बिल्कुल। इस समय करंट मार्केट देखते हुए कोई फ्रेश आइडियाज आपके दिमाग में आए हो? पिछली बार आपने बहुत शानदार आइडिया दिया था, नेटको फार्मा का काफ़ी चला था वो। कोई इस समय आपको पसंद आ रहा हो स्टॉक इस मार्केट में? तो अनुज, नाटको जैसे मुझे पसंद है, अभी भी पसंद है। इनफैक्ट वो एक एक मोमेंटम उसमें हमने देखा, लेकिन आज भी वो मिल रहा है आपको जिस वैल्यूएशन पे। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, 715 करोड़ के प्रॉफिट के सामने ऑलरेडी 9 महीने में 1000 करोड़ करके बैठे हैं। इस साल 1300-1400 करोड़ का अगर मुनाफा दर्ज कर लेते हैं, तो इस कंपनी की आप वैल्यूएशन देखिए क्या आपको मिल रही है, 16-17 हजार करोड़ मार्केट कैप पे। सो अभी भी जगह है। और फार्मा में मुझे ये समझ आ रही है, फार्मा और केमिकल्स में, आप फार्मा में तो ऑलरेडी चाल शुरू हो चुकी है पिछले 3 महीने से, बट केमिकल्स में एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ था हमारे सिस्टर चैनल पे, टीवी 18 पे, जो आरती इंडस्ट्रीज के एमडी गोगरी साहब वहां पे आए थे। और उन्होंने पहली बार इतने सारे इंटरेक्शन के बाद बोला है कि कहीं ना कहीं उनको डिमांड वापस रिवाइव होती हुई दिख रही है। और ये चीज आपको ख्याल हो तो दीपक नाइट्राइट की कमेंट्री में भी आई थी। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी केमिकल कंपनी है उसको आप लपक लें और बोले ये चेंज हो जाएगी या टर्न अराउंड होगी, बट केमिकल्स में कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट का अंदेशा मिलना शुरू हुआ है अनुज। तो वहां पे देखा जा सकता है। और अगेन थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि एल एंड टी जैसी कंपनी जिसकी इतनी अच्छी ऑर्डर बुक है, आज आपको वो अपनी पीक से थोड़ा बहुत नीचे मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें इतनी गुंजाइश है ग्रोथ की, मार्जिन इंप्रूवमेंट की, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की, कि हम पीएसयूज को तो ऑर्डर बुक में इतना खुश हो रहे हैं क्योंकि पहले ज्यादा कुछ दिखता नहीं था। अब एल एंड टी ने तो ऑर्डर बुक हमेशा बढ़ा के रखी थी, उल्टा घटाई है, लेकिन उसको फोकस हाई मार्जिन बिजनेस में से किया है। तो अगर एल एंड टी जैसे कोई स्टॉक को आप ले लें, तो कोई कोई कारण नहीं है कि आपको इसमें आगे चल के अगले 1-2 साल में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो देयर आर स्टोरीज जो वापस रिवाइव होती हुई दिख रही है, जो समझ आ रही है लोगों को, क्योंकि नजरें हमारी थोड़ी सी जो चकाचौंध हो गई थी पीएसयू की चाल से, एसएमईज की चाल से, वो अब रियलिस्टिकली बैठने लगे। तो आई थिंक देयर आर गुड स्टोरीज, पर थोड़े ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ज्यादा आपको दिखेंगे, थोड़े लार्ज कैप नेम्स, अच्छे डिस्कवर्ड नेम्स में ही आपको पैसा कमाने की गुंजाइश दिखेगी। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से।
बीते 20 दिन में कुछ, या फिर आपसे जो मेरा लास्ट इंटरेक्शन हुआ है, कई सारे एपिसोड्स हुए, कई सारे, अगर आप देखें ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें काफ़ी हैमरिंग हुई। एक या था आपका पॉलीकैब, और रीसेंट जो इंसिडेंट हुआ है वो है एशियन पेंट्स का, बर्जर पेंट्स का, बिकॉज ऑफ आई थिंक ग्रासिम प्रेजेंस इन पेंट बिजनेस नाउ, और सीवियर जी प्राइस डैमेज हुआ है एशियन पेंट्स में। आई मीन ऑलमोस्ट आप देखिए 3600 रुपये का ये स्टॉक आज 2750 के जोन में है। आपका व्यू क्या कह रहा है सर इस वक्त इस प्राइस पे एशियन पेंट्स के लिए? नमस्कार वीरू। सो आपके बम्बई स्टूडियो में बैठे हुए अनुज जो बहुत बारीकी से एशियन पेंट्स को ट्रैक करते हैं इतने सालों में। इनफैक्ट मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इनके खुद के विश्लेषण से एशियन पेंट्स के बारे में। और एक चीज याद रखिए, ये जो सदाबहार बिजनेसेस होते हैं, इनका रंग फीका नहीं पड़ता है। अगर कोई और भी आ जाए तो ये थोड़ा बहुत आपको सेंटिमेंटली होगा। आपने आपने देखा होगा एशियन पेंट ने कहीं भी कोई बयान नहीं दिया है कि वो ग्रासिम की एंट्री को कैसे काउंटर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो काम अपना कर रहे हैं। और जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें किसी को डिसलॉज करके नए उसको लाना, हाँ थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट हमेशा होती है। अगर मारुति का बहुत बड़ा मार्केट शेयर था तो जब Hyundai आया तो लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया, किया आया तो एक एक नॉवेल्टी वैल्यू रहती है। बट ये चीज ऐसी है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और जो प्रेजेंस है और जो क्वालिटी की रिलायबिलिटी है, आपको पेंट आप ऐसी चीज है वीरू, कभी भी किसी से लेंगे, आप अपने इंटीरियर डिजाइनर से बात करेंगे या मिस्त्री से भी बात करेंगे तो हमेशा ये बोलेगा कि आप ये रोज रोज नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के लीजिए, अच्छी चीज लीजिए जो जो उसको पता है कि परफॉर्म करती है। और प्रीमियम सेगमेंट में जहाँ एशियन पेंट्स का बहुत बड़ा बहुत बड़ी साख है, वहां पे मुझे नहीं लगता होम इम्प्रूवमेंट में कोई भी डाउनस्लाइड है। आपने डीएलएफ के नंबर्स, बुकिंग के नंबर्स देखिए, लॉन्चेस की बात कर रहे थे वो कल, तो हर चीज में आपको वो पॉजिटिव होगा। और जो डैमेज हो चुका है वो दैट प्रोबब्ली शुड बी इनफ। वो एंटिसिपेशन में है कि भाई मार्केट थोड़ा सा इनका मार्केट शेयर गिरेगा। मुझे लगता है छोटी कंपनियों में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कुछ पिछले 2-3 साल में जो थोड़े से लॉन्च करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्ट्रल ने जैसे लॉन्च किया था, जेएसडब्ल्यू ने पेंट्स लॉन्च किए थे, तो मार उन सब छोटी कंपनीज को पड़ेगा, क्योंकि इनकी ग्रासिम की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ इतनी है। पर अभी भी प्राइसिंग, कौन से प्रोडक्ट्स ये लोग पहले करेंगे, डिस्टेम्पर में कितना फोकस है, प्रीमियम पे कितना है, वो थोड़ा सा अभी संभलना समय लग सकता है। बट माई बिलीव इज एशियन पेंट्स आपको बहुत बढ़िया एंट्री दे रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ग्रासिम के रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसके ऊपर वो बेट करना 6-8 महीने बाद शुरू करेंगे। तो जो एशियन पेंट से निकलना था या प्रॉफिट बुक होना था वो हो चुका है। आई डोंट थिंक इससे बियॉन्ड कोई आपको बहुत ज्यादा डैमेज दिखे। नून, अब एक स्पेस जहाँ पर हमने देखा है फिर से नई रुचि आना शुरू हुई है, वो हेवल्स, क्रॉम्पटन कंज्यूमर जैसे ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं। अब इन पर इस समय इतना इंटरेस्ट क्या रंग लाएगा, अच्छे रिटर्न्स दे सकता है? तो अक्षता देखिए, ये जो एफएमईजी सेगमेंट इसको कहते हैं, लगे एक नया टर्म मैंने भी कुछ समय पहले ही डिस्कवर किया है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स वाला जो होता है, या वायर्स एंड केबल्स वाला है। अगर आप ये देखें जो पॉलीकैब के साथ हुआ, उससे साफ जाहिर ये हुआ कि इनके बिजनेस में या रेवेन्यू में या सेल्स ग्रोथ में तो कोई आंच है नहीं। उसका रिकग्निशन की वो थी, जो जो अटकलें लग रही थी कि इन्होंने कितना रिकग्नाइज किया है, कितना बुक्स पे नहीं किया, जो जो भी था उस उसमें पढ़ना भी नहीं चाह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि सेल्स ग्रोथ तो अच्छी है ही है। तो अगर पॉलीकैब की है तो मार्केट में जितने प्लेयर्स हैं सब की है, तो चाहे वो केईआई हो, हैवेल्स हो, तो सभी अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करके दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। और दूसरी चीज एक याद रखिए आपको कि जो हैवेल्स में पर्टिकुलरली हो रहा है, वो लॉइड्स की वजह से जो स्लो डाउन था, वो कहीं ना कहीं अब उनके पास एक मौका है उसको ग्रो करने का। क्रॉम्पटन के पास ऑफ कोर्स अपने खुद के प्रोडक्ट जो है वो बहुत सुपीरियर है, सो वहां भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन आई वुड बिलीव ये सेगमेंट है होम इम्प्रूवमेंट के साथ लिंक्ड है, पेंट्स हो या वायर्स एंड केबल्स हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ और सब चीजों के साथ है। बट इसमें प्राइसिंग जो थोड़ी सी, जो पी मल्टीपल्स हैं, ये थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं, तो आपको शायद नीचे के लेवल्स भी मिलेंगे, इसमें सॉफ्टनेस मिलेगी। बट कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इसमें क्यों एक करेक्शन आ गया या करेक्शन आ सकता है। करेक्शन तो हर जगह आ सकता है, लेकिन बिजनेस जैसे मैंने कहा पीएसयूज के साथ भी अगर ग्रो हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पी मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, तो ईपीएस ग्रोथ आ जाएगी, तो वो एक एक जगह इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। तो उस लिहाज से ये वायर्स एंड केबल्स वाले बिजनेसेस आर वेरी प्रॉमिसिंग। बट आपके पसंद की कंपनी आपको एनालाइज करके चुननी पड़ेगी, अपने एडवाइजर से बैठ के समझनी पड़ेगी। बट आई थिंक एज अ स्पेस काफी प्रॉमिसिंग है।
अच्छा, मीनवाइल एक बार जोमेटो का शेयर लेकर आइए, जहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम अच्छा बन रहा है। ये देखिए स्क्रीन पर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। ध्यान रखिए एक मार्केट में बस ये भी है कि क्या जोमेटो भी निफ्टी में आ जाएगा। ऑब्वियसली उसके लिए उसका एफ होना ज़रूरी है। तो क्या साइमल्टेनियसली किया जाएगा कि एफ में भी इंक्लूड हो रहा है और निफ्टी में भी आ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट में। प्रकाश, आपका कोई व्यू है जोमेटो पर? निचले लेवल से ये स्टॉक करीब 3 गुना से ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। हाँ, लेकिन वो जो जब वो लेवल 43 रुपए का जब था, सॉरी 53 रुपए का जब लेवल था, तब तब हिम्मत नहीं होती थी कि ये लेवल आ गया है कि नहीं। और ये हमेशा बॉटम फिशिंग में उलझन रहती है। बट देखिए, इसमें हमने बात भी की थी, करीब ये 90 रुपए के करीब था उस टाइम, कि इसमें चेंज किया हुआ है, इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। इन्होंने जो गलती की उसका एहसास किया, उसको एक्नॉलेज किया, उसको करेक्ट किया। तो जहाँ पे ये फ्री में हर चीज कर रहे थे, उसकी जगह अब उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। प्रीमियम प्राइसिंग, सर्च प्राइसिंग, हर टाइप की प्राइसिंग आ गई। अब आपको आदत इतनी पड़ गई है, इस पे डिपेंडेंस इतनी हो गई है कि इसके बिना चलना मुश्किल हो गया। तो उस लिहाज से ये जो रेस्टोरेंट से पैसा कमाने की बजाय ये एंड कंज्यूमर से कमाने लगे जो, तो वो मॉडल इनका फाइनली इवॉल्व होने में समय जरूर लगा। लेकिन अब जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है, वो धीरे धीरे करके इनको और भी दृढ़ बना देगा और भी सक्षम बना देगा ग्रोथ के लिए। और दूसरी चीज, कंपटीशन कम हो गया ना, तो आपको चॉइस जो दो ही प्लेयर्स के बीच में है, और उसमें भी आई थिंक 60-70% मार्केट शेयर इनको मिल जाता है। तो उस लिहाज से ग्रो कर रहे हैं। अनुज, ये रिवाइवल से सीखने वाली ये चीज है कि ये न्यू एज कंपनियां मिसप्राइस थी आईपीओ के समय पे, बट अगर ये अपने आप को ढाल के फिर से नए तौर से काम करना शुरू करती हैं और अर्निंग्स पे ग्रोथ करती हैं, जो प्राइवेट इक्विटी में इतना फोकस नहीं होता था, वैल्यूएशन अलग टाइप के होते थे, यहाँ लिस्टेड स्पेस में ट्रांसपेरेंसी लेवल्स अलग हैं, कम्युनिकेशन अलग है। तो आप देखिए, डिलीवरी करके एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन लीडरशिप वाली पोजीशन में। सो वहां पे भी जैसे ही आपका ई कॉमर्स का बोलबाला शुरू होगा और ओएनडीसी को जिस हिसाब से गवर्नमेंट भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ये अपने नेटवर्क को अच्छी तरह यूटिलाइज और करके और एफिशिएंट बना के वो ना कर सके, ग्रोथ ना ला सके। तो ग्रोथ ना लाने के जो कारण थे वो काफी हट चुके हैं, और आगे चल के डिलीवरी में भी आपको इस टाइप का इंप्रूवमेंट दिखेगा। हाँ, लेकिन बिकॉज इट्स नॉट अ B2C बिजनेस, वो B2B2C है, तो थोड़ा सा मतलब आप एज ए कंज्यूमर उसको रोज रोज नहीं आप डील करते, उससे तो आप समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, जो जोमेटो में नहीं हुआ। लेकिन डिलीवरी में भी मुझे लगता है कि एक तरंग है चेंज की, और वो आपको आंकड़ों में दिखनी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात माय करने के लिए। प्लेजर, थैंक यू।